हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बिल्कुल इस पूरे एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कर देंगे खत्म। और सुनो काम की बात, आपको ये चैप्टर जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। याद करने की तो छोड़ो, भूलना मुश्किल हो जाएगा कि सर ये चैप्टर हम भूल नहीं पा रहे। समझ गए? तो शुरू करते हैं। आइए चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पेन कॉपी निकालना चाहो निकालो, समझो बस ये कहानी की तरह चलेगा, आपको सुनते रहना है। इसके अंदर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा, क्योंकि सारे के सारे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं सारे बताऊंगा यहाँ पर। जब हम सारा ही कवर कर लेंगे तो बचा ही क्या। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं बाबू, सीखेंगे, और जब सीखते हैं ना तो मज़ा आता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लाइट है ना, लाइट की बेटा डुअल नेचर होती है। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। अच्छा सर, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगेन। हाइगेन ने क्या कहा कि जो लाइट है ना, लाइट के पास कौन सी नेचर होती है? लाइट के पास होती है वेव नेचर। ठीक है, और उसके बेसिस पर उन्होंने प्रूफ करके बताया। 3 चीजें पढ़ी, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, चलता रहा। लेकिन 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ घटनाएं ऐसी आई जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। इन्हीं को हमें डिस्कस करना है। ये घटनाएं केवल और केवल कब प्रूफ होती हैं? जब लाइट को वेव ना समझा जाए बल्कि लाइट को पार्टिकल समझा जाए। लाइट को पार्टिकल समझते हैं तो ये फिनोमेना प्रूफ होती हैं, और लाइट को वेव समझते हैं तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन होती हैं। तो इसी बेसिस पर यह बात कही गई कि लाइट की कुछ फिनोमेना लाइक एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वेव नेचर को मान के प्रूफ होती हैं, और कुछ फिनोमेना लाइक एज रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को पार्टिकल नेचर को मान के प्रूफ होती हैं। तो इन दोनों बातों से पता चलता है कि लाइट हैव डुअल नेचर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है आपका कि लाइट डुअल नेचर रखती है। कैसे? समझ आ गई बात? नहीं आ गई? इसके अंदर क्या लिखना है? कुछ फिनोमेना लाइक एज इंटरफेरेंस, कुछ फिनोमेना वेव नेचर रखती हैं, और कुछ फिनोमेना पार्टिकल नेचर रखती हैं। सो वी कैन से दैट लाइट हैव अ डुअल नेचर। आ गई बेटा बात? समझ में नहीं आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया, यहां तक तो हमें समझ में आया। लेकिन सर लाइट दोनों नेचर कैसे रख सकती है? मतलब आप कह रहे हो कि वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। बिल्कुल, तो वेव नेचर कब रखती है? क्वेश्चन ये आता है, वेव नेचर कब रखेगी बेटा? जब लाइट वेव आपस में इंटरेक्शन करती है ना, तो वेव नेचर होती है उनके पास में। और जब लाइट वेव किसी मटेरियल से टकराती है तो कौन सी नेचर होती है? पार्टिकल नेचर होती है। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? आपस में इंटरेक्शन वेव नेचर, और किसी मैटर से इंटरेक्शन पार्टिकल नेचर। यानी मैटर पे आई, लाइट टकराई, खटाक, तो पार्टिकल नेचर। और लाइट आपस में चल रही है, आपस में ही इंटरेक्शन हो रहा है, तो कौन सी नेचर कहलाएगी? वो वेव नेचर कहलाएगी। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? तो ये था पूरे चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुत ईजी क्लासेस पर, लर्न विद कॉन्सेप्ट्स पर। तो बताओ कैसे हो आप लोग? बढ़िया? घबराया मत करो, मस्त रहा करो। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 11। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब होता है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाना। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन इमिशन। अच्छा सर, यानी कोई भी मेटल है उसके पास क्या होते हैं? बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहते हैं? बाहर आना चाहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सर बाहर कैसे निकालें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? इलेक्ट्रॉन इमिशन। दैट मीन्स टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन कितने तरह का होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1 आता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या हुआ? यानी कोई मेटल लो, उसको गर्म करो, और इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए और इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग?
थर्मियोनिक इमिशन। सेकंड आता है बेटा सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन क्या है, मतलब मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे कौन है बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं मेटल सरफेस से बाहर निकालना। तो अब अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होए और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे और फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन का मतलब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आए और वो फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अच्छा सर, इसके बाद आता है बेटा थर्ड हमारे पास में फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, फील्ड का मतलब हो गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स मेटल को जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, कैसे, देखो आपने शायद ऐसा कुछ तो देखा होगा, मैं जहां तक उम्मीद रखता हूं, यानी मान ले बेटा ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, जे का भाई जे भाई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर, इसमें रख दे जे डाइलेक्ट्रिक, रखबो करो हो चैप्टर नंबर 2 में। हाँ अच्छा सर, रखते तो इसमें तो क्या होता था सर, इसमें तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता था। हाँ, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता था, यहाँ आ जाता था सर प्लस चार्ज। बिल्कुल सही कहे, यहाँ माइनस आ जाता था बेटा, माइनस देख 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 देख, प्लस की तरफ माइनस 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 किसे चला आ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब सोच, इस प्लस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर निकल करके आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ गया तो किस वजह से आया बता, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से। तो इस फिनोमेना को बोलेंगे हम लोग फील्ड इमिशन। समझ आया, बात नहीं आया? टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द फील्ड इमिशन। इसके बाद फोर्थ आता है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने का प्रोसेस, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यही अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। समझ आ गई, बात नहीं आ गई? तो तैयार हो जाओ फटाफट से, यहां से एंट्री होती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो का मतलब क्या हो गए है, फोटो का मतलब होता है फोटोन। फोटोन क्या होते हैं सर? फोटोन होते हैं बेटे एनर्जी के छोटे छोटे से पार्टिकल या फिर बंडल। जैसे सन है, अगर आप सन से देखोगे तो ना लाइट कैसे आती है, रोशनदान में देखना आप कभी, तो लाइट आपको दिखेगी जैसे धूल के कण आ रहे हैं। तो लाइट किस फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में आती है, यानी छोटे 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 से पार्टिकल आते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग फोटोन। फोटोन क्या लेके आते हैं बेटा, एनर्जी लेकर के आते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे से बंडल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फोटोन। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोन के बारे में पूरी स्टडी आएगी ना हमारे पास में, फोटोन को तब पढ़ा जाएगा, फोटोन की पार्टिकल नेचर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होगा, फोटो का मतलब फोटोन। जब किसी मेटल सरफेस पर फोटोन को इंसिडेंट कराया जाएगा तो उसमें से क्या बाहर निकलेगा बोलो, उसमें से बाहर निकलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। डेफिनेशंस वगैरह सब बताई जाएंगी, पहले समझ लो कहानियों को। समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? अब क्वेश्चन ये उठता है सर, आपने एक बात बताई बहुत अच्छा लगा हमारे को, कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे मेटल सरफेस से, उनको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है, यही हुआ ना मतलब। जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो एनर्जी दी उनको कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के आया, फील्ड में भी एनर्जी होती है और फोटोन भी एनर्जी लेकर आ रहा है। तो वो एनर्जी कम से कम कितनी लाए, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसे थोड़ी बैठा हुआ इंतजार कर रहा है वहां पर कि कोई इशारा कर दे बस खाली आजा। भाई इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए एक प्रॉपर अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल पाएगा। समझ आ रही है, बात नहीं आ रही है? तो वो एनर्जी कम से कम सर कितनी एनर्जी दें, कम से कम कितनी एनर्जी दें जिससे कि इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट किया जा सके। उस कम से कम एनर्जी या फिर मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा उसको, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या हुआ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। कम से कम कितनी एनर्जी दें उस इलेक्ट्रॉन को जिससे इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल सके, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन।
अच्छा सर ठीक है। सेकंड आता है बेटा, जो फोटोन आ रहा है वो कम से कम कितनी एनर्जी लेके आए, कि सर इतनी एनर्जी लेके आना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन फोटोन जब आएगा तो बेटा उसके पास वेव नेचर भी है। वेव नेचर है मतलब क्या और होगा उसके पास और होगा बेटा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब सर फ्रीक्वेंसी भी कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो सर कम से कम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वाह वाह, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जा सके, यानी बाहर निकाला जा सके, किसमें से, मेटल सरफेस में से, उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? 3 डेफिनेशन याद रखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड आती है हमारे पास में वर्क फंक्शन, एंड थर्ड वन आती है हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो ये 3 डेफिनेशन होती है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम बताएंगे आपको इन चीजों के बारे में, ध्यान सुनिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले बताया मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फोटोन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहलाएगा? जैसे मान के चलो बेटा, मान के चलो ये कोई मेटल सरफेस है, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं आराम से। क्या है ये? मेटल सरफेस। इस पर इंसिडेंट करवाया हमने क्या? फोटोनों को इंसिडेंट करवाया। इन पर इंसिडेंट करवाए क्या? फोटोन इस पर इंसिडेंट हुए। जब इंसिडेंट फोटोन होंगे तो इसमें से किसका इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा? बोलो, इसमें से इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इनकी फिक्स होनी चाहिए। That means when a certain amount of energy and frequency of photon incident on a metal surface, then ejection of electron will start. This phenomena is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. Photon आया, इलेक्ट्रॉन गया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन गया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन गया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया? दूसरी डेफिनेशन, व्हाट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन क्या है बेटा? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज द वर्क फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू नोड, यह आपको मिल जाएगा बेटा ये, और फाई नोड से। अच्छा सर, इसका मतलब वर्क फंक्शन तो एक एनर्जी है, और एनर्जी की जो यूनिट हम लिखेंगे बेटा, वो यूनिट लिखी जाएगी जनरली आपकी किस में? जूल में। समझ आ गई बात, नहीं आ गई? या फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट हमारे पास में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम लोग न्यू नोट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू नोट से। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन और फोटोन टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, इसका मतलब ये दोनों तो मिनिमम हैं। ये दोनों तो कैसे हैं हमारे पास? मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब बेटा एक छोटी सी चीज आप समझ लो, कभी कभी वो पूछ लेता है आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या पूछ लेगा अगर वो आपसे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है बताओ? मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होती हैं। तो बेटा अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए वेवलेंथ जो होगी वो कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए। और मिनिमम क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन to just eject the electron from the metal surface is known as the threshold wavelength.
समझ में आ गई बेटा, नहीं आ गई? इतनी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि सर एनर्जी को आप ई से लिखो या फिर वर्क फंक्शन लिखें। एनर्जी अगर हमारी ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है बोलो? वर्क फंक्शन से, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर बराबर भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बराबर या ज्यादा। अगर बराबर है तो जस्ट इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा है तो क्या होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक नहीं आ गई बोलो? तीनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। दूसरा क्वेश्चन, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल के एग्जाम्पल बताओ। तो सारे हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल के तो, लेकिन सबसे अच्छा जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है वो याद रखना बेटा, वो कौन होते हैं? वो होते हैं एल्कालीज मेटल। एल्कालीज मेटल। एल्काली मेटल कौन से हैं सर? अब एल्काली मेटल कौन से होते हैं? लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, ये याद रख ले बेटा। जो से है ना, से का मतलब सीजियम। सीजियम इज द बेस्ट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अगर ऑप्शन एमसीक्यू फेमसीक्यू या छोटा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बढ़िया फोटो सेंसिटिव मटेरियल एल्कालीज मेटल में भी सबसे बढ़िया कौन सा है? सीजियम है। और सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन है वो याद रखोगे आप, कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम के लिए कौन सा होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई बात, नहीं आ गई? और सबसे जो गंदा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, गंदे का मतलब है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब बताओ देखो, अबे यार ये क्यों पूछ रहे हैं? और जो सबसे गंदा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है वो है बेटा आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन होता है 5.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 5.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब और समझ जाओगे तो भाई आनंद आ जाएगा। देख, फोटो सेंसिटिव मटेरियल किसको बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव मटेरियल का मतलब है, अच्छा फोटो सेंसिटिव मटेरियल का मतलब कि सर थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़े और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो अच्छा फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए तो वो बेकार है। तो बताओ सबसे बढ़िया फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन सा हुआ? सीजियम। कितना होता है इसका वर्क फंक्शन? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे बेकार फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन सा है? प्लेटिनम, 5.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई बात, नहीं आ गई? सबसे बढ़िया फोटो सेंसिटिव मटेरियल कौन सा होता है? जिसका वर्क फंक्शन कम से कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो बहुत कम एनर्जी कितनी होती है बेटा? 2.14 है, इससे कम नहीं है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? क्लियर है बेटा ये वाली बात? तो चलो ये वाला पोर्शन हो जाता है बेटा हमारा खत्म। अब इसमें एक केस और सोचो आप। देख बेटा, मान के चल रहे ये फोटो इंसिडेंट हुए है ना, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहते हैं। तो दो केस लिखे मैंने। एनर्जी वाला ले लेता हूं पहले, कि जो एनर्जी है अगर फाई नॉट के बराबर है तब तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा। जस्ट बाहर निकलेगा मतलब सर क्या हुआ कि मान के चलो फोटोन इंसिडेंट करवाया, यहां पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए कितने की? 20 की। अंदाजे से लिख रहे हैं बस, खाली इलेक्ट्रॉन को कितने की एनर्जी चाहिए? 20 की। और अगर आप 20 का ही फोटोन दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन खाली मेटल सरफेस से बाहर निकल करके बैठ जाएगा। बैठ जाएगा नहीं बैठेगा? कि 20 दी, इलेक्ट्रॉन लो बाहर आके बैठ गया। क्यों? अब इसके पास एनर्जी ही नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा? अगर सोचो यहां हम एनर्जी लेके आवे, फोटोन एनर्जी लेके आता है अगर 25 की, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितने की चाहिए बोलो? 20 की ही चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन 20 की एनर्जी से तो बाहर निकल जाएगा, उसके बाद भी इसके पास बचेगी बेटा, कितने की बच रही है? 5 की। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 5 की एनर्जी के साथ तुरंत गायब। यानी गायब होने का मतलब है बहुत तेज भागेगा, जितनी तेज भाग सकता है, क्योंकि बाहर निकला है अभी ये, इसको डर रहेगा कहीं वापस नहीं पकड़ ले। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये बहुत तेज भागेगा, और बहुत तेज भागेगा इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बात आ गई समझ में, नहीं आ गई? तो ये हो जाता है फर्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का फिनिश। इसमें से कुछ डेफिनेशंस हमारे पास बनी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सबसे बढ़िया और सबसे बेकार, और इसके अलावा कुछ बन जाए तो आप, मैं क्या ही कहूँ, मतलब बनेगा ही नहीं यार, फिर क्या मतलब है बोलने से। समझ गए बेटा? तो इरेज करते हैं इसको और बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ,
जिसको हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रैक्टिकली व्यू। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। और अरे देखो बेटा, छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे। क्या हो गई? आपसे नहीं होने देंगे ना, घबराओ मत। लास्ट में चेक कर लेते हैं हमने जो भी लिखा है, तो कुछ गलत नहीं लिखा जाएगा। जो भी पढ़ाया गया है पूरे वीडियो के अंदर एकदम सही है। तो सर गलती कहाँ कर दी थी? यहाँ गलती थी, बहुत देर से छुपा रहे थे इसको, समझ गए ना? तो क्या गलती कर दी सर? बेटा उल्टा हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया है ना थोड़ा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होते हैं कितने? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ध्यान रखना, एक थोड़ा गलती से हो ही का ये हो गया है ना लिखने में, कोई टेंशन नहीं है, घबराओ मत बिल्कुल भी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। क्लियर हो गई बात? नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है भाई। अभी तुम कमेंट कर देते, बोल देते गलत पढ़ा दिया सर ने, इसलिए भाई वीडियो चेक कर लेता हूं मैं पहले बनाने से पहले। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा हम लोग इस पर प्रैक्टिकल व्यू पर। किस पर आते हैं हम लोग? प्रैक्टिकल व्यू पर आ जाओ। प्रैक्टिकल जो था इसका सबसे पहले प्रैक्टिकली देखा गया, ये किसके द्वारा? हर्ट्ज के द्वारा। एक साइंटिस्ट हैं, हर्ट्ज के बारे में आपने सुना होगा। हर्ट्ज ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखो इसके बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया बेटा? इसके बारे में सबसे पहले बताया था हर्ट्ज ने, HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया। लेकिन इसके बारे में डिटेल में जो स्टडी करी वो 2 साइंटिस्ट ने करी, होलबॉश एंड लेनार्ड। होलबॉश एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके इस पर अच्छे तरीके से स्टडी करी। और अब हम उस स्टडी के बेसिस पर कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर का निचोड़ उन्हीं बातों पर होगा, यानी उसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा। तो उसको अच्छे तरीके से सुनना, किस तरीके से इसने सेटअप लगाया। इन्होंने क्या किया बेटा? एक वैक्यूम ट्यूब ले ली, जैसा कि आप सब जानते हैं। बन गई? ठीक है। और यहां पर इन्होंने एक विंडो लगा दी जिसमें से रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट की जा सके। और यहां पर इन्होंने एक फिल्टर सर्किट यूज में लिया, जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाने के लिए फ्रीक्वेंसी भी सफिशिएंट मिले और एनर्जी भी सफिशिएंट मिले। उसके लिए वही फोटोन इसमें से पास होंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी। और यहाँ पर बेटा मेटल की प्लेट लगा दी जिसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, इसलिए इसको कहा जाता है इमिटर। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन चलो इमिट तो होगा यहाँ से, अब इमिट होके जाएंगे कहाँ पर बोलो? तो कहीं ना कहीं कलेक्ट होने चाहिए वो, तो इसके लिए यहाँ पर दूसरी प्लेट लगा दी जिसको बोलते हैं कलेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाई ए, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। इसको बोलते हैं इमिटर, इसको बोलते हैं कलेक्टर। इंसिडेंट रेडिएशंस कहाँ से आ रही थी बोलो? इस थोड़ी सी विंडो में से आ रही थी, यानी यहाँ से फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हैं हम। अच्छा सर, और इन्होंने क्या किया? इस कैथोड को कनेक्ट करा इस तरीके से और इस एनोड को कनेक्ट करा कुछ इस तरीके से। किस तरीके से सर? एक लिया बेटा इन्होंने कम्यूटेटर, या फिर टू वे की ली। सर टू वे की क्या होती है? देखो हम बता रहे हैं, वो ही होती है। और एक लगा दी इन्होंने बैटरिया, ये देख बेटे, ये देख, ये देख और ये देख। अब क्या यूज में लिया इन्होंने? कम्यूटेटर या फिर टू वे स्विच। टू वे स्विच का मतलब क्या होता है कि जब इनकी मर्जी पड़ेगी तब तो इस वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, ए को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और कभी इनकी मर्जी पड़ी तो ए को नेगेटिव से कनेक्ट कर दी। देख समझ में आ रही बात? नहीं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये देख इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, COMMU, कम्यूटेटर। अच्छा सर, अब क्या किया इन्होंने? अब करा बेटा इन्होंने पता है क्या? करंट को मेजर करने के लिए इन्होंने सीरीज में लगाया, पता है क्या? माइक्रो एमीटर। बिल्कुल बेटा, ये बात ध्यान रखना, बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक। जो करंट फ्लो हुआ था ना वो माइक्रोमीटर में हुआ था, माइक्रो एम्पियर में, सॉरी। ठीक है, तो सीरीज में लगाया इन्होंने माइक्रो एम्पियर और पैरेलल में लगा दिया इन्होंने वोल्ट मीटर। और यहाँ पे एक रियोस्टेटर लगाया था, चाहो तो लगा लो वरना कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? ये कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और इस पे क्या बातें देखी। देखो, जब इंसिडेंट करवाई जाती है क्या? रेडिएशंस या फिर फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बोलो? इससे इजेक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे किस में से? इस मेटल की प्लेट में से। और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद वो लोग कहाँ पर जाएंगे? कलेक्टर पर जाएंगे।
और जब ये कलेक्टर पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, और उस करंट को बोलेंगे बेटा हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन को जब मेटल सरफेस पर मारा जाता है, इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनको कौन से इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर होगा? माइक्रो एम्पियर के अंदर होगा। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई? भी बात नहीं आ गई? क्लियर है? ये पूरा सेटअप इन्होंने लगाया। अच्छा सर, करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब तो पोटेंशियल भी होगा वहां पर और करंट भी होगा। तो हम इसके अंदर बेटा 3 ग्राफ्स बनाएंगे। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ग्राफ बनाएंगे, किस किस के अंदर? पोटेंशियल के अंदर और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो सुनो, देखो ग्राफ नंबर 1, यहां ले लेते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर ले लेते हैं हम लोग करंट। बोलो कोई दिक्कत हो तो? अच्छा सर, मान लो बैटरी का स्विच ऑफ रखो, अभी बैटरी को 0 रखें, वोल्टेज मैंने अप्लाई ही नहीं की एक्सटर्नल वोल्टेज, तो बताओ क्या इसमें करंट फ्लो होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि भाई इंसिडेंट फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे कि सर इसकी तरफ जाएंगे, तो करंट फ्लो होगा। बिल्कुल, इसका मतलब वोल्टेज जब 0 है तो भी करंट होगा, तो भी करंट होगा। इसका मतलब वोल्टेज जब 0 है तो करंट होगा, बिल्कुल करंट होगा। मान ले करंट ले लिया मैंने यहां पर, वोल्टेज जब 0 है तो करंट होगा। क्यों होगा? रीजन समझ में आना चाहिए। इंसिडेंट फोटोन, इलेक्ट्रॉन, करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अच्छा सर, अब एक काम करो, आप तो वोल्टेज अप्लाई कर दो। अच्छा, वोल्टेज अप्लाई कर दे, ये ले, तो देखिए प्लस 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 प्लस। ओहो, ये तो सर प्लस आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो ये प्लस तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। अरे ये प्लस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये प्लस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इनकी स्पीड बढ़ेगी सर, मतलब स्पीड बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज का अगर पॉजिटिव पोर्शन में आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम तक होगी। लेकिन एक टाइम तक होगी सर, कौन से टाइम तक होगी? देख तू खुद सोच, और बढ़ा दे पॉजिटिव, और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, करंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब एक टाइम पर आने के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी इसके बाद अब करंट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? देखो बेटा, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव आपने कर दिया। सोच, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बहुत तेज आ रहे हैं, 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 आ गए। अब सोच, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन लाइन में लग जाएंगे, नहीं लगेंगे? बता, इलेक्ट्रॉन किस में लग जाएंगे? लाइन में। और जब लाइन में लग गए तो गेट ही अपने पास इतना सा है कि इतनी ही लाइन निकल सकती है, 4 लाइन। उसके बाद आप क्या करेगा बोलो? पॉजिटिव बढ़ाने के बाद क्या ही कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब आप अब पॉजिटिव कितना भी बढ़ाते रहो, इलेक्ट्रॉन तो लाइन में लग गए, क्यों बन गई अब तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? सैचुरेटेड हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो गई? सैचुरेटेड हो गई। जैसे तुम्हें भूख है बेटा 5 रोटी की, ठीक है, अब तेरे सामने ला के रख दी रोटी, भूख लग रही है बहुत तेज, है ना? तो शुरू की बता, पहली रोटी तू कितनी स्पीड से खाएगा? सर बहुत तेज खाऊंगा। दूसरी खाऊंगा तेज से। क्या तीसरी रोटी जब तू खाएगा तो स्पीड तेरी किसी हो जाएगी? कम। और चौथी पे और कम, और 5वीं पे इधर उधर देखेगा तू, सब्जी बढ़िया हुई तो खाएगा वरना छोड़ देगा। होगा नहीं होगा? अब तेरे सामने कोई बढ़िया सी चीज़ मनपसंद की ला के भी रख दें, तू बोलेगा यार पन तो सैचुरेटेड हो गए, पेट भर गया। समझ रहे हो? तो सैचुरेशन का मतलब क्या है? कि पेट भर जाना। मतलब अब आपके सामने कितना भी खाना मैं ला के रख दूँ, तू नहीं कहेगा नहीं 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 मैं नहीं खाऊँ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे ना, अब मैं कितना भी खाना आपके सामने ला के रख दूँ तो आपका पेट भर चुका है, आप सैचुरेटेड हो चुके हो, तो अब आप उस खाने को नहीं खाओगे। बेटा यही बात तो इसमें हो रही है। देख, वोल्टेज को मैं इंक्रीज करता गया, मैं इंक्रीज करता गया, मैं इंक्रीज करता गया, मैं इंक्रीज करता गया, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद वोल्टेज को आप कितना भी बढ़ा लो लेकिन करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। और इस करंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड करंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? सैचुरेटेड करंट। What is saturated current? On increasing the positive potential,
द वैल्यू ऑफ करंट डज नॉट इंक्रीज, दैट मीन्स द करंट इज सैचुरेटेड। अच्छा, और वोल्टेज को जीरो करने पर करंट जीरो भी तो नहीं हो रहा। इसका मतलब अब क्या करते हैं, अब करते हैं कम्यूटेटर का यूज, और इसको कनेक्ट कर देता हूं बेटा कहां पर, मैं नेगेटिव पर। करके बताने की जरूरत नहीं है, एक बार डायग्राम बना लेना बस, है ना, समझो। देख इसको कहां कनेक्ट कर दूं सर, अब मैं, अब कर दो आप नेगेटिव पे कनेक्ट, बिल्कुल कर दिए, ये ले नेगेटिव पे कनेक्ट। तो सोच, यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी थी पहली, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज 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 भाग 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 के आ रहे थे। अब क्या कर दिया हम लोगों ने यहां पर, अब लगा दिया सर यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज। अब बता, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे पॉजिटिव के पास में, क्या वही इलेक्ट्रॉन अब भागेंगे नेगेटिव को देख करके? तो देखिए इलेक्ट्रॉन भागेंगे, अरे भाई ये क्या हो गया, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, भागेंगे कि ये क्या हो गया भाई, ये तो बवंडर हो गया, धोखा धोखा हुआ हमारे साथ, और करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। लेकिन बेटा इन इलेक्ट्रॉनों में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो ताकत लगा के भाई साहब अभी भी पहुंचेंगे कहां तक, इस नेगेटिव तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये नेगेटिव अभी हमने कम किया है, नेगेटिव की वैल्यू कम की तो करंट की वैल्यू भी कम हो गई। अब नेगेटिव और बढ़ा दे, इधर नेगेटिव भी तो है ना, अब नेगेटिव की वैल्यू और बढ़ा दे, करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। अबे रोजा रोजा लाइट चलेगी थी, लाइट चलेगी थी, करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। और जब नेगेटिव वैल्यू पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस वोल्टेज को बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहा जाता है इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? The negative value of the potential at which current is zero in the circuit is known as the stopping potential। बड़ा बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? सैचुरेटेड करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। बोलो भाई मजा आ गया कि नहीं आ गया, बता दो पहले तो। आसान आसान है अभी तक तो, बस अब बढ़ते हैं देख आगे। अब थोड़ी सी देर और हिम्मत रखनी है आपको, सच बता रहा हूं चैप्टर यहीं पे याद है बाबू, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो बेटा हमारे पास एक ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अच्छा सर ये वाला जो ग्राफ हमने स्टडी किया है ना, इस ग्राफ में हम लोगों ने दो चीजें कांस्टेंट रखी हैं। क्या सर, क्या क्या रखी है, पहले तो बता ही नहीं, आपने चुपचाप रख दी। एक तो बेटा इंटेंसिटी, और दूसरी क्या रखी है, फ्रीक्वेंसी। जो फोटोन है ना, फोटोन की फ्रीक्वेंसी और जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक चीज को वेरी करेंगे। अब क्या करवाएंगे, एक बार तो इंटेंसिटी को चेंज करवाएंगे, और एक बार किसको चेंज करवाएंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करवाएंगे, और उसके बाद हम देखते हैं इसके ग्राफ्स किस तरीके से आते हैं। तो चलिए देखो, इसको इरेज कर देता हूं एक बार में, तुम कहो तो। ठीक है बेटा, तो एक बात याद रखें, अभी हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया वो किसके बीच में बनाया, वो बनाया हम लोगों ने पोटेंशियल के बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, लेकिन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। इसमें एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, जब भी जैसे ये हमारा इमिटर था, इमिटर पे से क्या निकल रहे थे, बोलो, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, उन सबकी एनर्जी अलग अलग थी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? और कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव करने के बाद भी आगे जा रहे थे। सर आगे कौन से वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, बोलो, जिनके पास ज्यादा एनर्जी थी वही तो आगे तक पहुंच रहे थे नेगेटिव को टक्कर देने के लिए। समझ में आया नहीं आया? लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमने नेगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो इतनी एनर्जी तो इनके पास नहीं थी, तो ये रुक गए, और जिस पर ये रुक जाते हैं वहां पर हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और करंट की वैल्यू हो जाती है जीरो। तो बेटा अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना चाहें कि सर मैक्सिमम एनर्जी बताओ आप तो, कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी रही होगी इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, कि सर हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। और अगर आपने एक चीज पढ़ी हो कि जो वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम आती है क्लास 11th के अंदर। खैर कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्लास देख चैप्टर नंबर 2 से, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में V, या फिर वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप का आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज। तो इसमें देख चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो एनर्जी आएगी इसके अंदर।
तो इसका मतलब मैं लिख दूं W बराबर Q इंटू में V, यानी काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर लिखो या फिर QV लिखो। और Q क्या है, यहाँ पर चार्ज कौन सा यूज़ कर रहे हैं बोलो, हम लोग इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। खैर इसके बारे में हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा ग्राफ नंबर 2 पर। अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग इंटेंसिटी का, यानी इंटेंसिटी को वेरी करवाते हैं, इसका मतलब इंटेंसिटी वेरिएबल होगी इस बार, ठीक है। और फिर अगली बार क्या चीज़ वेरी करवाएंगे, फिर करवाएंगे बेटा फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं इंटेंसिटी को वेरी करवा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी को अगर मैं वेरी करवाता हूं, अच्छा इंटेंसिटी का मतलब समझते हो क्या, पहले आप लोग ये बताओ इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, मान लो आपने 2 बल्ब लगा रखे हैं, एक तो बहुत तेज चल रहा है और एक धीरे चल रहा है, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है बताओ, जो ज़्यादा रोशनी दे रहा है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। अब आप एक लोग आप एक तो मेरे से इसके थ्रू पढ़ रहे हो, यूट्यूब के थ्रू, तो इंटेंसिटी अगर सच में पढ़ रहे हो तो हो सकता है इंटेंसिटी आपकी होगी, और एक आप हमारे से फेस टू फेस पढ़ते, तो इंटेंसिटी बताओ कब ज़्यादा होती, जब आप फेस टू फेस पढ़ते। अभी भी पढ़ रहे हो तो भी इंटेंसिटी है, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो धन्यवाद, यहाँ तक आप पहुँचे, बहुत मेहनत लगी हमें। समय हो रहा है 11:46 चले भाई बढ़े आगे, चलो इंटेंसिटी का ग्राफ देखेंगे अब हम लोग। आ जाओ इंटेंसिटी का ग्राफ देख बेटा, एक लाइन बताऊंगा बस, खाली एक लाइन, उसको याद रख लेना और पूरा चैप्टर फिनिश है तेरा। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो पूरी वीडियो देखते रहे, देख लगातार। इंटेंसिटी सर इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है बोलो, इंटेंसिटी बढ़ाने पर होता क्या है, अरे इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब एक बल्ब तो है जो कम रोशनी दे रहा है, ये बल्ब तेरा कम रोशनी दे रहा है, ये वाला बल्ब ज्यादा रोशनी दे रहा है, रोशनी ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब इसमें से पार्टिकल कम निकल रहे हैं, इसका मतलब इसमें से रेडिएशन ज्यादा निकल रही हैं, इसमें से रेडिएशन ज्यादा निकल रही हैं। तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा, जिसमें से रेडिएशन ज्यादा निकल रही हैं। तो रेडिएशन का मतलब क्या, फोटोन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होंगे। क्या बात कर दी सर, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ जितने फोटोन आएंगे, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे, सोच मेटल सरफेस पे धड़ाधड़ उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब सर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब सर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। खत्म, इंटेंसिटी खत्म। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर एनर्जी चेंज नहीं होती है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। नंबर ऑफ फोटोन्स ही बड़े हैं। अभी क्या बढ़ा है हमारे पास में, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हुए हैं। अच्छा तो इसका देखो ग्राफ में अगर मैं बनाऊंगा ना तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे बोल बेटे, ग्राफ तो V और I के बीच में ही बनेगा, ग्राफ तो I और V के बीच में बनेगा। तो ये तो सर पहले बना चुके हैं, बना चुका है क्या, कैसा आया था, कैसे आया था, क्या आया था, बिल्कुल। मान ले ये ग्राफ है इंटेंसिटी I1 के लिए, और ये वाला ग्राफ है इंटेंसिटी I2 के लिए है। ये क्या कर दिए सर, सैचुरेशन तो सबका आएगा नहीं आएगा, चाहे भले से तू मेरी तरफ फिट है, 2 रोटी खा के खुश हो जाते हो, और कोई थंगा वाली सा आदमी ले ले जो 50 रोटी खाता है, सैचुरेशन तो उसका भी आएगा नहीं आएगा। कि नहीं सर वो तो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, पेट नहीं भरता उसका, तो पेट है कुआं है। समझ रहे हो ना, सैचुरेशन तो सबका आता है बेटा, सैचुरेशन तो सबका आता है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर सर करंट तो इसमें बढ़ा, हाँ बड़ा, देखो उसके बाद सैचुरेटेड हो गया, ये सैचुरेटेड थोड़ा हाई पे हुआ है। अच्छा सर इसका मतलब अगर और ओहो, समझ में आया नहीं आया। इंटेंसिटी बढ़ा देने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन सैचुरेशन तो आएगा ही नहीं आएगा। बताओ इन तीनों में से किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कि सर थर्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, थर्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 की, उसके बाद 1 की। एग्जांपल ले ले, मान ले इसमें 100 फोटोन थे, इसमें 200 थे, इसमें 300 थे, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा सर ठीक है, अब पीछे आओ,
सुनना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। और जब तक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है तो एनर्जी भी क्या रहेगी, सभी की कांस्टेंट रहेगी। यानी जितने भी फोटोन आए उन सब की एनर्जी तो वही रहेगी जो पहले रहती है, एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी, आई से इंटेंसिटी याद रखो और आई से करंट याद रखो। यानी इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, बट एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब सर तीनों के लिए अगर नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे तो तीनों यहीं पर आकर रुकेंगे, बिल्कुल यहीं रुकेंगे। नेगेटिव पोटेंशियल डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी पर। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो एनर्जी बढ़ेगी। अभी फील लेंगे इसका भी, देख कैसे समझ में आ गया नहीं आ गया। ये ग्राफ बना लें आप लोग इंटेंसिटी का। अच्छा, ग्राफ कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई इंटेंसिटी और करंट का आप ग्राफ बनाओ, इंटेंसिटी और करंट का आप ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसा आएगा बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी करंट विल बी इंक्रीज, तो ग्राफ कैसा आ गया हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इसको नोट करें फटाफट से, जल्दी से। तो ये था ग्राफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट रहता है, ध्यान रखना, आई से इंटेंसिटी, आई से करंट। ठीक है बेटा, चलो। फ्रीक्वेंसी, ENCY, सी लिखा हुआ है बेटा इसमें। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखेंगे। अब मैंने बता चुका हूं आपको कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। ठीक है ना, देख फील दिला दूंगे थोड़ा सा, बोल, हालांकि वन छोटे ये, फिर भी ले लेते थोड़ा सा। देख 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 धा 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 धा, अच्छा धा 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 धा, तन दिन धा 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 धा। समझ गया बेटा? देख, पता किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। यानी एक सेकंड में कौन कितने चक्कर लगा रहा है। तो देख इसने कितने चक्कर लगा दिए, 1 2 3, इसने 3 चक्कर लगा दिए, और इसने लगाया सर 1 ही चक्कर। बता फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हुई, बताइए, पहले वाले की क्या दूसरे वाले की? 3 वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा चक्कर लगाया। अच्छा, ज़्यादा चक्कर लगा दी तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है। यानी सेम टाइम में इसने 3 चक्कर लगा दिए और उतने ही टाइम में इसने 1 ही चक्कर लगाया, मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ में होता है बेटा, एनर्जी के साथ में होता है। तो आ जाओ जल्दी से, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने पर क्या बढ़ जाती है बेटा, एनर्जी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ा देती है, एनर्जी। यानी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ में है, एनर्जी का। यानी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एनर्जी के साथ में है। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एनर्जी विल इंक्रीज। और एनर्जी अगर इंक्रीज होगी, अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो बताओ, एनर्जी इंक्रीज हो गई तो एनर्जी इंक्रीज हो गई तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए ना? यानी नेगेटिव करने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी तेज एनर्जी से आएंगे कि वो फिर भी चले जाएंगे। समझ गया? देख देख देख, अरे रुक जा, ये देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां पे नेगेटिव करा मैंने। ठीक है, अब सोच, नेगेटिव करते ही कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन तो रुक गए, लेकिन सोच फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई मतलब एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो अभी बनाया था तेरे को चित्र, कैसे आ रहे होंगे वो, ऐसे जाएंगे, बोल नहीं जाएंगे कि स्पीड से। सोच, यह नेगेटिव कर दे तो कुछ ऐसे होंगे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ा दूंगा तो ये बहुत तेज, ये रिपेल ही नहीं कर पाएगा इसको। क्या नहीं कर पाएगा? ये रिपेल नहीं कर पाएगा बेटे, ये रिपेल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब हम इतना नेगेटिव कर देंगे कि ये पहुंच ही नहीं पाएगा भाई सब वहां तक। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, उससे थोड़ा और अच्छे से आपके क्लियर हो। देखो कैसे, और देखो बेटा कैसे, अरे देख बेटा कैसे,
अब ग्राफ बना ही रहे हम काय का, फ्रीक्वेंसी का, तो क्या कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा देख लो सर, इंटेंसिटी कांस्टेंट मतलब यहां तक का ग्राफ तो ऐसे आएगा, यहां तक का ग्राफ तो मतलब ऐसे ही आएगा, मतलब ये तो सर वोल्टेज लेगा और ये लेगा आप करंट, मतलब सर ये तो आपके लिए करंट, मतलब ये कौन सा करंट होगा वा, ये होगा वा सैचुरेटेड करंट, ये सैचुरेटेड करंट हो गया। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, इसमें आपने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है। हाँ, अब बन गया बेटा तो होशियार। इंटेंसिटी क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट है। इंटेंसिटी को अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तो सैचुरेटेड करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चेंज क्या कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल करने पर मान ले कोई तो यहीं पर रुक गया, ये रुका बेटा माइनस के विनोद 1, माइनस के कोई रुका ज्यादा नेगेटिव करने पे, मान ले ये रुका माइनस के विनोद 2, और ये रुका बहुत ज्यादा नेगेटिव करने पे, मान ले कितने पर रुका, माइनस के विनोद 3। तो देखो बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं मैं μ1, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं मैं μ2, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं मैं μ3। तो बताइए आप मुझे किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बोलो μ3 वाले की। सोच, इतना ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ा जब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन रुका और करंट की वैल्यू 0 हुई, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, μ3 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और इसकी कम, इसकी कम। इसको तो थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया, ये रुक गया, मतलब इसकी एनर्जी कम। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम। इंटेंसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा, इंटेंसिटी कम, करंट कम। सिंपल। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई यहां तक बोलो। ये तीनों ग्राफ आपके समझ में आ जाने चाहिए। अब देखो आगे का चैप्टर कैसा धुआं कर देते हैं अपन, पांच। ठीक है, अब देखो इसमें एक दो ग्राफ बनाता हूं मैं, आ जाओ इसको नोट कर ले। देखो चलो इसमें दो ग्राफ और बना लो, दो ग्राफ और बना लो इसके अंदर। कि सर कौन से वाले दो ग्राफ हैं, ये रह ले, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना हम लोगों ने, इस तरीके से इसमें भी ग्राफ बनाते हैं। पिछली बार हमने इंटेंसिटी और उसका बनाया, अब किस किस के बीच बनाएंगे बोलो, अब बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ ले लेता हूँ बेटा मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी। मान ले दो मेटल ले लिए मैंने, मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2 है। ये कैसे ग्राफ है सर, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सर ग्राफ तो सही है, लेकिन ग्राफ 0 से क्यों स्टार्ट नहीं किया, ग्राफ 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि बेटा 0 पे देखो कुछ ना कुछ करंट रहता है हमारे पास में। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इसकी मान लो आप μ01, इसकी मान लो आप μ02, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो μ01, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो μ02, ये मान लो मेटल ए, ये मान लो मेटल ए, ये मान लो आप मेटल, ये मान लो आप मेटल बी। तो बताओ कौन से वाले मेटल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पता चल रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो किसकी ज़्यादा है बेटा, बी की ज़्यादा है और ए की कम है। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, और बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वो क्वेश्चन है कि वाई वेव थ्योरी इज फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद करो हमने चैप्टर की शुरुआत बेटा यहीं से की थी। वेव थ्योरी फेल हो गई किसको प्रूव करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने में। कि सर वो कैसे फेल हो गई, देखो सुनो क्वेश्चन फटाफट सुने। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए, बोलो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए। मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, बिल्कुल है मेटल सरफेस, इस पर बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं इस तरीके से कि हमें कोई बाहर निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो। अब सुनो, अगर लाइट किसकी फॉर्म में आती है, वेव की फॉर्म में आती है, ये आई 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 आई, अगर लाइट वेव की फॉर्म में आती है तो क्या होगा बोलो, वेव आएगी पहले, फिर मेटल सरफेस पे गिरेगी, फिर इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दैट मीन्स यहां पर टाइम डिले हो जाएगा। टाइम डिले किस किस के अंदर होगा, टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई टाइम डिले नहीं है बेटा। कि सर कैसे नहीं है, ये देख फोटोन फेंका इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन फेंका इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन फेंका इलेक्ट्रॉन निकला, दर 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 जल्दी जल्दी निकल रहे हैं उसमें से, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, कोई भी टाइम डिले नहीं है। इधर फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली बाहर, फोटोन आया, एनर्जी ली बाहर, और वेव के अंदर क्या होगा, पूरी की वेव आएगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, टाइम डिले रहेगा। तो ये बात गलत रही। दूसरी बात,
दूसरी बात सुने, इंटेंसिटी बढ़ा देने पर दूसरी बात क्या कहती है कि सर इंटेंसिटी बढ़ा देने पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बेटा वेव में। देख 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 देख, ये हुई वेव। अच्छा, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई बेटा। इंटेंसिटी का रिलेशन इसने किससे दिया था, एनर्जी से दिया था, यानी इंटेंसिटी बढ़ा देने पर इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? जबकि इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई भी रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका वो क्या है कि भाई देखो, ये मेटल सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इस पर कंटिन्यूसली वेव आ रही है, ये पहली वेव आई, मान लो इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए थी 10 की, ये वेव आ गई, वेव ने एनर्जी दे दी कितने की, 5 की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे कि भाई 5 की तो मैंने एब्जॉर्ब कर ली, अब 5 और घट रहे हैं यार, 5 और आ जाए कहीं से। अब मान लो दूसरी वेव आई एनर्जी लेके 3 की, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 5 की पहले रख रखी, 3 की अब रख लेंगे, भाई 8 हो गए। अब कितने चाहिए, 2 और चाहिए यार, 2 की और आ जाए। अब मान के चलो तीसरी वेव आई भाई 2 की, अब जब आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, मान के चल ले इलेक्ट्रॉन को चाहिए 10 की एनर्जी, ये फोटोन लेके आया 9 की, तड़ाक खत्म। एनर्जी पे एनर्जी कुछ भी नहीं है, ना तो ये बाहर ही निकल पाएगा, ना ही वो एनर्जी को रख पाएगा। किसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। यानी इधर आएगा एनर्जी लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि एनर्जी को जोड़ रहे हैं, कोई इंसान थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन है भाई, एनर्जी आएगी धड़ाकनी से निकल जाएगी। आर पार का गेम है इसके अंदर, ये नहीं कि जोड़ लिए गुल्लक में, ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते, बाहर घूम रहे होते अपने साथ में। मेरे लग जाता था करंट अभी। ऐसे ऐसे ये एक्शन कर रहे होते तुम सारे लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते। समझ आ गई बेटा, बात नहीं आ गई? तो इसलिए वेव थ्योरी फेल रही किसको एक्सप्लेन करने में किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इसी के साथ रफ्तार में, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 100% नहीं, मतलब 100% नहीं, पूछा गया है बहुत बार, है ना, अभी भी उम्मीदें बनती हैं, तो क्वेश्चन तो वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आ जाओ। डस्टर उठा लूं भाई, डस्टर उठा लिया। कौन सा टॉपिक है बेटा, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन बताओ क्या कहते थे, पहले छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें मैं बताऊंगा आपको, आइंस्टाइन का और प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आइंस्टाइन का एक रिलेशन आप सारे लोग जानते होंगे, चाहे आप मैथ साइंस बायो से हैं या नहीं है, ये चीज सबने देखी होगी। कि कौन सी चीज देखी है सर, कि E बराबर mc²। ठीक है, इसके अंदर ही कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन आएगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, तीनों चीजें देखना सेम है। अच्छा सर, E बराबर mc², E क्या होती है, एनर्जी, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल जो भी मूव आ रहा है। अगर मान लो फोटोन आ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये किसकी एनर्जी हो गई, फोटोन की। m क्या है, मास, मास किसका मास हो गया, बोलो, फोटोन का मास हो गया। और c क्या हो गई, स्पीड ऑफ लाइट, यानी फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। समझ आ गई बेटा, बात नहीं आ गई? अच्छा सर, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यू के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपने पढ़ा होगा E बराबर h न्यू, या फिर न्यू का फॉर्मूला होता है E बराबर, न्यू बराबर होता है बेटा C/λ। ध्यान रखना, न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। यानी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनर्जी कितनी होती है फोटोन की, बताओ, mc²। फोटोन की एनर्जी कितनी है, mc²। और वेवलेंथ की फॉर्म में किसने बताई, बोलो, प्लांक्स ने बताई। एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर hc/λ, जहां पर h एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34। समझ आ गई, बात नहीं आ गई? अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी।
यानी ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है और ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। अरे एनर्जी इसके बराबर है और वही एनर्जी इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिखो, mc² बराबर hc अपॉन लेमडा। mc² बराबर hc अपॉन लेमडा। एक सी से सर एक सी गया तो m बराबर आ गया हमारे पास h अपॉन में लेमडा इंटू में c। m बराबर h अपॉन में लेमडा इंटू में c। ये सर मास किसका आया बेटा? ये मास आया है फोटोन का। किसका मास आया है? ये फोटोन का, मास ऑफ द फोटोन, मास ऑफ फोटोन। सर ये वाला मास कब आया है? ये वाला मास आया है जब भी फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, देन मास ऑफ द फोटोन कितना होगा? m बराबर h अपॉन लेमडा इंटू में c। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अच्छा सर, और फोटोन बेटा जब रेस्ट में होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, ध्यान रखना कंसेप्ट ऑफ फोटोन पढ़ रहे हैं हम लोग, रेस्ट मास कितना होता है बताओ? 0। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब तो ये हुआ कि फोटोन अगर रुका हुआ है तो फोटोन है ही नहीं, क्योंकि मास 0 का मतलब क्या है? वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फोटोन अगर चल रहा है तो उसका मास होगा, और मास कितना होगा? m बराबर h अपॉन लेमडा c। बहुत कम मास है बेटा। कि सर आपको कैसे पता? मैं खुद ही देख ले, 10⁻⁻34 और c कितना होता है? 10⁸8। ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बहुत लाइट पार्टिकल है फोटोन। तो फोटोन क्या है? फोटोन्स आर द बंडल ऑफ एनर्जी, है ना? एनर्जी के छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स हैं। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। फोटोन का मूविंग मास कितना होता है? h अपॉन लेमडा c। फोटोन कैसे होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? फोटोन होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव क्यों नहीं होते सर? सोच, लाइट आ रही है मेरे ऊपर, तो सोच पॉजिटिव होते तो चार्ज आता, नेगेटिव हो तो चार्ज आता। समझ रहा है ना? कहानी खराब हो जाती मेरी, तुम्हारी, सबकी। इसलिए जो फोटोन है, फोटोन को कैसा बनाया गया है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रेस्ट मास कितना होता है? 0। मतलब फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मूविंग मास कितना होता है? m बराबर h अपॉन लेमडा c। लेकिन सर एक बात आप हमें बताओ कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम। क्या बोलते हैं उसको? मोमेंटम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम? अब यहां ज्ञात करते हैं हम लोग मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का मोमेंटम निकालो भाई, फोटोन का मोमेंटम निकालो। और भैया फोटोन का मोमेंटम क्या होता है बताओ? मोमेंटम का फॉर्मूला कि सर P बराबर m इंटू में v होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, तो P बराबर m इंटू c। लेकिन सर फोटोन का मास तो ये होता है कि सर कितना होता है? h अपॉन लेमडा c। तो P बराबर h अपॉन लेमडा c अपॉन c। c से गया c, तो P बराबर क्या आ गया बेटा मेरे पास? h अपॉन लेमडा। फॉर्मूला याद रखना, आगे यूज में लूंगा। P बराबर h अपॉन लेमडा। P क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम किसके पास होता है? पार्टिकल के पास होता है सर। और देख नीचे क्या आ रहा है? वेवलेंथ, लेमडा। लेमडा किसके पास होता है? रेडिएशन के पास होता है। इसका मतलब फोटोन की डुअल नेचर आ गई, यानी फोटोन पार्टिकल भी है और फोटोन रेडिएशन भी है। हाँ, फोटोन पार्टिकल भी है और फोटोन रेडिएशन भी है। फोटोन पार्टिकल भी है, फोटोन रेडिएशन भी है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिलेशन बताती है कि फोटोन डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर भी रखता है और रेडिएशन भी रखता है। बात आ गई समझ में? नहीं आ गई बोलो। तो P बराबर h अपॉन में लेमडा, याद रखेंगे बेटा इसको। ये हुआ मोमेंटम, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई किसके अंदर? फोटोन के अंदर। कि सर इसमें आइंस्टाइन रिलेशन तो आया नहीं, आ रहा है, सबर रखो जरा। आइंस्टाइन ने क्या बताया? E बराबर mc²। ये किसने बताया? प्लांक ने। दोनों को बराबर किया। रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है? 0 होता है। न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने की वजह से फोटोन को आप चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखो, कोई फर्क ना पड़े। समझ में आगे बात? नहीं है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। P बराबर h अपॉन लेमडा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और आइंस्टाइन की थ्योरी क्यों पास हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में, इसकी बात करते हैं हम। आ जाओ।
अब देखें आप आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो आइंस्टाइन पता है क्या कहते थे, आइंस्टाइन यूं कहा करते थे, उन दिनों की बात है ये, उन दिनों की बात है। क्या कहते थे आइंस्टाइन, देखो सुनना सुनना, ये मेटल सरफेस है, अच्छा सर ये मेटल सरफेस है, इस पर क्या इंसिडेंट करवाएंगे, बोलो कि सर इस पर इंसिडेंट करवाएंगे फोटोन, और बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा सर इलेक्ट्रॉन। अच्छा बहुत तेज हो गए तुम तो यार, बाहर कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन बता, जब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, अरे यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा। और बता एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये जो फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा है, फोटोन जो एनर्जी लेकर आ रहा है उसके दो काम है। फोटोन जो एनर्जी लेकर आ रहा है उसके दो काम है कि सर क्या क्या काम है। फोटोन की एनर्जी बराबर होगी एक तो वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन खाली बाहर निकल करके बैठ जाए, इलेक्ट्रॉन खाली बाहर निकल करके बैठ जाए, और अगर उससे ज्यादा एनर्जी हुई तो उसके पास में आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसके पास में क्या आ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस जब इंसिडेंट फोटोन होता है उसके पास जो एनर्जी होती है उसके दो वर्क होते हैं, नंबर वन वर्क फंक्शन एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गई बात, नहीं आ गई। और ई का फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूं आपको, क्या होता है बोलो, एच न्यू। ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है बेटा एच न्यू। अच्छा तो ये भी तो ई है, अबे फाइव नॉट भी तो एनर्जी है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ये भी तो एनर्जी हुई ना। तो इसको कैसे लिख दूं मैं, एच और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पर न्यू नोड प्लस के मैक्सिमम। अच्छा सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे बताओ। इसको इधर लिया बेटा, एच न्यू माइनस एच न्यू नोड बराबर के मैक्सिमम। क्या कॉमन ले ले बोल, एच कॉमन ले ले, क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नोड बराबर के मैक्सिमम। ये आ गई तेरी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर। मतलब इंसिडेंट फोटोन के पास जो एनर्जी होती है उसके दो यूज होते हैं, नंबर वन वर्क फंक्शन, नंबर टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है देखो, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, सूख करके चुहारा हो गए हैं पिया। देखो अगर न्यू बराबर न्यू नोड है, न्यू बराबर न्यू नोड है, यानी हम जितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, एग्जैक्ट बिल्कुल। तब तो बेटा खाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन केवल बाहर निकल करके आ जाएगा। समझ रहे हो। तो आओ इक्वेशन से देखते हैं, हम लोग इक्वेशन से देखते हैं। एच न्यू माइनस न्यू नोट बराबर के मैक्सिमम। अच्छा न्यू बराबर न्यू के, न्यू नोट के है, न्यू बराबर न्यू नोट के है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आएगी, जीरो। क्या बात है, ये तो सही निकल गई, ये तो सही निकल गई। सही क्या निकल गई, तो बात तो वही, अगर आप देखो तो समझ गए बेटा। यानी अगर न्यू नोट के बराबर है देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी जीरो। इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी किस में यूज हो जाएगी, वर्क फंक्शन में हो जाएगी। तो बेटा याद रखना काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेकर के मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर न्यू नोड इज ग्रेटर देन न्यू नोड क्या है बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। यानी अपने को ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत है और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, कम। तो नियम तो ये कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं, देखो होगा या नहीं होगा। अगर न्यू नोड बड़ा है बेटा न्यू से, देख इधर देख, अगर न्यू नोड बड़ा है न्यू से, बेटा ध्यान से देखना, देख 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 देख, न्यू नोड अगर बड़ा है न्यू से तो बता ये वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव एच से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कैसे आएगा मेरा, नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी आएगी बोल, नेगेटिव। यानी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है हाफ mv स्क्वायर। मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
वेलोसिटी हो भी जाए तो इसका स्क्वायर है, पहली बात तो समझ गए। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट पॉसिबल इन दिस कंडीशन। ये सारी बातें किसने बताई बोलो? आइंस्टाइन ने बताई थी, दोस्त था अपना। समझ गए? क्वेश्चन क्या बनता है? राइट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और अगर वो पूछ ले कि बताओ भाई आइंस्टाइन की बातें कैसे सही थी कि ऐसे सही थी, देख लो जितनी एनर्जी आती थी दो काम होते थे, या तो वर्क फंक्शन, एनर्जी बच गई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नहीं तो सादा जिंदगी थी। समझ आ गई बेटा? बात नहीं आ गई? तो यहाँ तक हो जाता है हमारा लगभग 70% चैप्टर फिनिश। अब इसी के साथ आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। बेटा इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि वेव नेचर ऑफ मैटर कि जो मैटर है ना वो वेव नेचर कैसे रखता है। मैटर क्या? जैसे मान ली मैंने चौक ले ली, तो चौक क्या है? मैटर है ना। ये पार्टिकल नेचर तो रख रहा है, ये वेव नेचर कैसे रख रहा है? असल में हुआ क्या, हाइजेन ये थ्योरी देगा बेटा कौन? डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में थ्योरी दी, वेव नेचर ऑफ द मैटर, कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल नेचर तो रखता है लेकिन साथ साथ में कौन सी नेचर भी रखता है? वेव नेचर भी रखता है। तो इस पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी और वो हाइपोथेसिस को जाना जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से। बहुत खतरनाक आदमी था यार, बहुत खतरनाक। क्या कहा इसने? इसने कहा कि जैसे एक फोटोन है या कोई रेडिएशन है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखती है, सेम इसी तरह सिमिलरिटी से अगर कोई पार्टिकल है तो वो वेव नेचर भी रखता होगा। इसके जो सीनियर्स थे उनका दिमाग खराब हो गया, जो प्रोफेसर्स थे, जो कैसी बातें कर रहा है। इसने कहा बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, अगर कहीं पे दिन है तो वहाँ रात भी होगा, कहीं अच्छाई है तो वहाँ बुराई होगी। अगर रेडिएशन पार्टिकल नेचर रख सकती है तो हमारे पार्टिकल वेव नेचर क्यों नहीं रख सकते? तो इसके प्रोफेसर ने कहा कि प्रूफ करके दिखाओ। इसने कहा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, है ना एक मिनट रुको। इसने क्या कहा बेटा? एक मिनट रुको। अब देखो कैसे प्रूफ कर देगा ये। कौन प्रूफ कर देगा? डी ब्रोगली। बिल्कुल खतरनाक तरीके से। देखो देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बात समझ में आई नहीं है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखो क्या कहती है ये। इन्होंने अपने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था बेटा यहाँ पर, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। याद है कि नहीं है बोलो? कि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, या फिर पी बराबर एच अपॉन लैम्डा लिखा था, आपको याद हो तो पी बराबर एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर एच अपॉन पी लिख सकते हैं हम। व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा शो करता है वेवलेंथ को और पी शो करता है मोमेंटम, मतलब पार्टिकल नेचर, और ये वेवलेंथ। अच्छा सर ठीक है। अब जो इसके प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि ये मैटर है, ये पार्टिकल नेचर रखता है, प्रूफ करो कैसे, प्रूफ करो कैसे। तो इसने कहा सर कोई भी पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होगी, आप देख नहीं सकते। कि छोटी कैसे होगी? देख देख देख, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलो? मैं एम वी लिख सकता हूँ। अच्छा सर एच की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 10⁻⁻31। अब कोई भी पार्टिकल है, मान के चलिए चौक है, इस चौक को मैं फेंकूं, कितनी तेज फेंक सकता हूँ बताओ? 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक सकता हूँ। बहुत ज्यादा हो गया है ना कि सर 11 पॉइंट तो इसका एस्केप वेलोसिटी है, इससे फेंक दोगे तो बाहर ही निकल जाएगी। बात बता रहा हूँ, मान ले फेंक ले चल तू 100 से, बता अगर 100 से भी फेंक लेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। देख 10 से फेंक ले तो पावर कितनी आ रही है? 10⁻⁻31 यार, बहुत नेगेटिव चली गई। 0.00000 लगा ले 31 बार, फिर लिख दे 1। तो वेवलेंथ बहुत छोटी है। इसने कहा सर दिखेगी नहीं वेवलेंथ, तो कहा वेवलेंथ हमें तो दिखाओ। तो इन्होंने कहा सर ये वेवलेंथ दिख सकती है। बिल्कुल। कब दिख सकती है? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो किस फॉर्म में लगाता है? ऐसे गोल 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 नहीं घूमता, वो वेव की फॉर्म में चलता है। कि कैसे चलता है बोलो? कि लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू में वी, क्योंकि मास जो आएगा इलेक्ट्रॉन का कितना होता है बोलो? 9.1 इंटू 10⁻31। 9.1 इंटू 10⁻31। और यहाँ पर क्या आएगा बोलो? हमारे पास में एच आ जाएगा -31। तो वेवलेंथ कुछ ना कुछ आएगी। तो इन्होंने कहा कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी रखता है, और ये बात बाद में प्रूफ हो गई। बाद में प्रूफ हो गई तो इस वेवलेंथ को नाम से जाना गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लेकिन किसके लिए है बेटा? स्मॉल पार्टिकल के लिए है, जो बहुत तेज भाग सकते हैं, बहुत तेज रफ्तार में भाग सकते हैं, उनके लिए है ये। या जिनका मास बहुत ज्यादा कम है। मास कम किसका है बोलो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन्हीं का मास कम है।
तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या आया, H/P। इस पर बेटा एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो P बराबर m/v, या फिर P और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है, वो आपको याद होना चाहिए, P बराबर √2mE। चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, H/√2mE। ई के लिख लो बेटा, ई के काइनेटिक एनर्जी याद करो। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो सर काइनेटिक एनर्जी होती है, यहीं पे लिखा था, देख काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बता, ई वी के बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है ना। और वर्क डन किसके बराबर होता है, ई इंटू वी, अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको, H/√2m, ई की जगह क्या लिख सकता है बोल, ई इंटू में वी, जहां पर वी क्या होगा बेटा, वोल्टेज होगा, जहां पर वी क्या होगा, वोल्टेज होगा। अच्छा एच 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 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, वी क्या है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब सर ये सारी वैल्यू अगर आप सोल्व कर लेते हो तो लैम्डा ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डायरेक्ट याद रखो 12.27 अपॉन में √v इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी एंगस्ट्रॉम, सॉरी एंगस्ट्रॉम। किसमें आएगा ये, एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगी, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, 12.27 अपॉन में √v एंगस्ट्रॉम। गलती आप जहां करते हो ना, पता कहां करते हो, ये जो v है ना बेटा, v पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है, ये जरूर याद रख लें। v पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है। तो इसी तरीके से आप किसी की भी वेवलेंथ इजीली फाइंड कर सकते हो, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, नोट कर लें। देखो डी ब्रोगली ने किस तरीके से माना कि इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं, सुनना। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से घूमते हैं, पता चल गया ना, वेव नेचर होगी इलेक्ट्रॉन की। तो देखो ये मान लो बेटा न्यूक्लियस है ना। आप ये सोचते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, ऐसे नहीं घूमते बेटा। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, देख ऐसे घूमते हैं, मजा नहीं आएगा क्योंकि डायग्राम के थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए तो सही लगता है। ये ले, ठीक है, और बढ़िया बनाएंगे, देख इसको कैसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है बेटा। ये वेव नेचर को शो करता है। कौन सी नेचर को शो करता है, ये शो करता है वेव नेचर को। देखियो ऐसे से चल रहा है, तो सर इसमें तो वेवलेंथ होगी, बिल्कुल होगी बेटा वेवलेंथ। देख ये देख, ये होगी सर इसकी 1 वेवलेंथ, ये होगी सर इसकी 2 वेवलेंथ, ये होगी सर इसकी 3 वेवलेंथ। इससे पता नहीं कितनी वेवलेंथ कर लेता है ये पूरी। तो वेवलेंथ कितनी भी कर ले, लेकिन करेगा तो किसके अंदर, 2πr के अंदर। किसके अंदर करेगा, 2πr के अंदर। तो इसका मतलब तो सर आप ऐसे लिख सकते हो, 2πr बराबर n इंटू में लैम्डा। मान ले n कर रहा है, 2πr बराबर n इंटू में लैम्डा। और लैम्डा बराबर तो H/P होता है। अबे चल एक स्टेप और लिख ले, 2πr बराबर n H/P लिख लीजिए एक और स्टेप। लेकिन सर P बराबर तो mv होता है। चल एक और स्टेप और लिख ले यार, ले 2πr बराबर NH, P की जगह लिख ले mv। लेकिन सर ये तो गोल 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 घूम रहा है। अब जब भी कोई भी चीज गोल 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 घूमती है तो उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी लिखें तो ज़्यादा बढ़िया है। ऊ का होवे सर ओमेगा, और घूमती है तो मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लिखें तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि सर मोमेंटम का होवे है mv और एंगुलर मोमेंटम mvr। कक्षा 11वीं एंगुलर मोमेंटम क्या होवे है, mvr। देखियो बने है का, अरे भैया mv तो यो रहा और r ये रहा, ये लिया बेटा। इसको देख, mvr बराबर nh अपॉन, ये बेटा गलत मत कर दियो, इधर देख ले 2π। बहुत ही तगड़ा बहुत ही तगड़ा बहुत ही तगड़ा। mvr बराबर nh अपॉन 2π। और mvr जो है, mvr को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बराबर nh अपॉन 2π। कभी कभी आपको ये जो h अपॉन 2π है, पता कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। तो घबराइएगा नहीं, ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने प्रूफ कर दिखाया कि पार्टिकल भी किसकी तरह चलते हैं, वेव की तरह। समझ में आ गई नहीं आ गई, लेकिन बहुत हल्के होने चाहिए। तो
तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसके बराबर होता है, NH/2π। याद रखने वाला रिलेशन। एटम की शुरुआत इसी से होती है। हो सकता है हमारा ही वीडियो देख लो आप जब तक हम बना दें, या फिर बन गया हो, पता नहीं कब देख रहे हो आप वीडियो को। mvr बराबर NH/2π। एक दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं इसके अंदर, उनको डिस्कस करते हैं, फटाफट नोट कर लें आप। इसके बाद टॉपिक आता है बेटा हमारे पास में हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है सर? भाई अभी अपने को पता चला कि कोई पार्टिकल है वो वेव नेचर रखता है, ठीक है ना। अब कोई भी पार्टिकल वेव नेचर रख रहा है ना, तो आप किसी सेम टाइम पर उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन नॉट मेजर द मोमेंटम एंड पोजीशन एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। और अकॉर्डिंग टू दिस चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है किसके, h/2। व्हाट इज द h/? इसको लिख सकते हो बेटा आप NH/2π। तो 2 पहले से तो क्या हो जाएगा ये 4π। इसी को बोलते हैं हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा आपको तो आप पढ़ पाओगे। अभी तो अपनी बुक में इतना ही है, तो बस खाली इतना ही अपने को याद रखना है, ठीक है बेटा। अब आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस पर। क्लियर? चलो आओ, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर हो जाता है हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश। अब देखें इसका आप एकदम क्विक रिवीजन। हमने क्या पढ़ा बोलो? क्वेश्चन सुनते चले फटाफट। अब इसके क्वेश्चन सुनते चले फटाफट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या आती है बताओ हमारे पास में? उसके बाद आती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या पढ़ा हम लोगों ने? हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। सबसे पहले किसने बताया? हर्ट्ज ने बताया, ध्यान रखना। फिर इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया? होलबोच तथा लेनार्ड ने। और 3 ग्राफ की स्टडी करी हम लोगों ने। पोटेंशियल की किसके साथ में? करंट के साथ में। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो एक आ जाता है सैचुरेटेड करंट और एक आ जाता है हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया इंटेंसिटी का मतलब होता है करंट, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी। इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी पर। उसके बाद आता है बेटा हमारा कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही बताने में। तो उसके रीजन हम लोग देख लिए। टाइम डिले मिल रहा था, इंटेंसिटी को एनर्जी बता रही थी, तो मजा नहीं आया उसके अंदर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन क्या कहता है? फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? उसके बाद इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 0 और मूविंग मास होता है m बराबर। हम लोगों निकाल चुके हैं उसको, फॉर्मूला आप याद रखें। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ? आइंस्टाइन इक्वेशन, फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, आप याद रखें उसको, है ना। 2 तरीके से यूज में होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके बाद हमने आइंस्टाइन का देखा कि आइंस्टाइन ने किस तरीके से सही करके बता दिया कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखा हम लोगों ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उसके बाद देखा हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसका? हाइजेंसबर्ग का। अब देखते हैं बेटा कुछ एक क्वेश्चंस जो अगर आप चाहें तो हम करके बता दें। देख बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि if the work function for cesium material is 2.14 electron volt then find the threshold frequency। क्या फाइंड करनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बेटा देख न्यूमेरिकल से बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे कर देंगे। कैसे? जैसे अभी तक चैप्टर करते आए हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको। क्या ये एनर्जी दे रखी है, न्यू नोट दे रखा है, तो फॉर्मूला पता क्या होता है कि सर E बराबर H न्यू नोट। कि सर आपको कैसे पता चला ये वाला फॉर्मूला है? क्योंकि भाई E और न्यू नोट दे रखा है, H हमें पता होता है। न्यू नोट निकालना है तो पता कैसे निकालेंगे? E/H। ई कितनी दे रखी है बता? कि सर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि सर क्यों करोगे आप जूल में कन्वर्ट? मेरी मर्जी। एज कितना लिखूंगा बोल? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा सर ठीक है बेटा, जूल में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी किस में चाहिए होगी बोल? तेरे को हर्ट्ज में ही तो चाहिए होगी ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाओ और यहाँ पर क्या लगा दो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बहुत बढ़िया। अब देख बेटा क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं, ऐसे हो जाएगा। देख देख ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल निगाह एकदम स्क्रीन पे देख। कैसे? ऊपर कितना है बोल? 2.14। नीचे कितना है? 6.63। अच्छा सर एक काम करो,
2 मान ले, इसको क्या मान ले 2, इसको कितना मान ले 6, मान सकते हैं सर ऐसे? हाँ मान सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 निकल लिया 3 बार। अच्छा ऊपर कितना बचा 1.6, एक काम कर 1.6 की जगह इसको लिख ले 16, 16 लिखेगा तो कितनी हो जाएगी बोल 10⁻⁻20 अपॉन नीचे बचा 3 10⁻⁻34, 3 से काट दे इसको, 3 पंजे 15, 5 पॉइंट कुछ भी आंसर लगा दे, 5.1 5.2 5.3, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अप्रोक्सीमेशन चल जाता है। इनटू माइनस के 34 ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, यानी 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ गया तेरा आंसर, ध्यान रख ले इसको। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, भाई क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, यानी पोटेंशियल दे रखा है कितना आपको 100 वोल्ट, किसका पोटेंशियल दे रखा है बेटा? इलेक्ट्रॉन का। क्या फाइंड करना है? लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा बराबर बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ, क्या है बोल 12.27 अपॉन में √v, v कितना है तेरे पास में 100, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया बोल 12.27 इंटू में √100 कितना आ जाएगा 10 आ गया, मतलब 1.227 एंगस्ट्रॉम, खत्म कहानी। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? ठीक है बेटा, लैम्डा बराबर h/p। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल सर और अच्छे से करा दें आप, या कोई टॉपिक आपका रह गया हो कि सर इसको थोड़ा सा और आप बता दें, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना देंगे। न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, एक एक वीडियो। ठीक है बेटा, तो चलिए खत्म करते हैं इस वाले चैप्टर को यहीं पर। मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, खूब मन लगाकर, जोर लगाकर, हंसते रहें, खेलते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। तो ये है, तो इस वन शॉट में हमने कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करा दी जाएं। हाँ, इसके अलावा एक और सीरीज़ है हमारी, इस पे प्ले लिस्ट में जाओगे तो तरंग सीरीज़, वो बहुत ही तगड़ी सीरीज़ है। अगर वो पूरी आ चुकी है या आने में है तो उसमें आएगा आपको कंप्लीटली फील, कंप्लीटली फन, ऐसा लगेगा सर पढ़ नहीं रहे हम, मज़ा आने लगा है। अब हम फिज़िक्स को सीख रहे हैं, अब हम फिज़िक्स को फील कर पा रहे हैं। चलिए भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडी। और चलें यार, अब बहुत देर हुई है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।